Morning students, today we will continue chapter number 18, democracy and equality. In this chapter we already read about the constitution. What is constitution? A set of rule and regulation. कंट्री के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनका जो सेट है, उनकी जो बुक है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वी ऑल्सो रीड about the constitution, about the need of the rule and regulation, क्यों थी, and when our constitution implemented on 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफ़ेक्ट में आया था, उसको इम्प्लीमेंट में लाया गया था. एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़. हमारी जो कंट्री में है मल्टी पार्टी सिस्टम है. एंड व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. आफ्टर 18 ईयर when we get the right to vote, when we have the right to elect our government, that is universal adult franchisee. After 18 year when we have the right to vote, that is universal adult franchisee. And according to the democracy, we choose our representative, we elect our representative, and द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट बनाते हैं वो. एंड द गवर्नमेंट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हम लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है. अदरवाइज़ अगर वो ऐसा नहीं करती तो वी कैन वोट फॉर द अदर कैंडिडेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. वी हैव द पावर, हमारे पास पावर है. वी कैन चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो गवर्नमेंट जो है वो हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क करती है, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. एंड नाउ बेटा पेज नंबर 151 से हम लोग चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे. लुक एट द कार्टून. ये देखो कार्टून आपको दिख रहा है. इसमें जो लीडर है, जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा है कैंडिडेट, वो क्या कहता है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं. और जो आपका कॉमन सिटीज़न है वो क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है. मीन्स जो आपके कैंडिडेट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो वो बहुत सारी योजनाएं देते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो ये वर्क किया जाएगा आप लोगों के लिए. बिजली जो है वो फ्री में दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, या फिर प्रॉपर पानी की सप्लाई होगी. जो भी है वो अलग अलग प्रोमिसेस लोगों से करते हैं. लेकिन हमारे पास क्या है, वोट बेटा. लुक एट द कार्टून. द पॉलिटिशियन मेक प्रोमिसेस टू ल्योर द वोटर. वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनका वोट गेन करने के लिए जो पॉलिटिशियन है वो बहुत सारे प्रोमिसेस हमसे करते हैं. बट द वोटर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट. लेकिन वोटर को, जो वोट डालने वाला है, उसको बिल्कुल अपनी वोट की पावर का पता है कि एक वोट को यूज़ करके वो किसी भी पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है और किसी और को वोट देकर वो उसको हरा भी सकता है. तो जो वोटर्स हैं वो अपने वोट की पावर के बारे में वो कॉन्फिडेंट, उनको पता है. इलेक्शन आर द बेसिस ऑफ इक्वलिटी. मैनी पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. इक्वलिटी के बेस पे इलेक्शन होते हैं. कोई भी पर्सन जो है कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट से या फिर रिच लोग ही इलेक्शन फाइट कर सकते हैं. इक्वलिटी है, हर कोई इलेक्शन जो है फाइट कर सकता है, इलेक्शन में पार्ट ले सकता है. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे आपको नेम भी पता है, कांग्रेस है बेटा आपकी, बीजेपी है, और लोकल भी बहुत सारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और आम आदमी पार्टी है. इसके अलावा और भी बहुत सारी बेटा पॉलिटिकल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के टाइम अपना एजेंडा लोगों के सामने रखते कि उनकी पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनी
तो वो लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या वर्क करेंगे। हैंस इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन सॉरी बेटा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन दिस। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही कैंडिडेट इलेक्शन में आ सकते हैं, बट बेटा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आप या हम अगर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी के भी इलेक्शन में जाना चाहें, इलेक्शन को फाइट करना चाहें, तो हम लोग उसमें पार्ट ले सकते हैं। हैंस इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए इलेक्शन को में कॉन्टेस्ट करना, उसमें पार्ट लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसके जीतने की जो पॉसिबिलिटी है बेटा बहुत कम हो जाती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि बहुत सारे मिलकर एफर्ट करते हैं, और उसकी वजह से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में जीत जाता है। एंड इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, द पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट द मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिलती, जैसे मान लीजिए टोटल 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है। इलेक्शन हुए, टोटल 100 सीट थी, मेजोरिटी के लिए कितने की नीड थी बेटा? मोर देन 50%, मीन्स किसी भी एक पार्टी को 51 सीट्स जो है उस पर जीतना जरूरी था। 100 थी टोटल सीट्स, कांग्रेस को मिली बेटा 30, ओके, बीजेपी को मिली 40, 70 होगी बेटा। उसके बाद आपको मिली 20 और समाजवादी पार्टी को मिली 10। तो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी क्या है बेटा? मोर देन 50%, मतलब 100 में से 51 सीट्स पार्टी के पास होनी कंपलसरी है अगर उसको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। तो अब तो कांग्रेस के पास 30, बीजेपी 40, आप 20 और समाजवादी पार्टी 10। तो कोई भी पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। तो बेटा सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। अब वो किसी और पार्टी को अपने साथ मिक्स करेगी, या तो वो आपके साथ मिक्स होगी तो मीन्स उसकी 60 होगी, या फिर समाजवादी पार्टी की 50 होगी, तो वो अपना जो मेजोरिटी है 51, जो भी पार्टी 51 के कोरम को कंप्लीट कर लेती है, उस पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनती है। और अगर एक पार्टी को मिल जाती है मेजोरिटी, अगर बीजेपी को ही 55 सीट्स मिल जाती, तो उसको किसी और पार्टी को मिक्स करने की नीड ना होती। तो जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है, और एक पर्सन जो है, जो भी पार्टी का गवर्नमेंट बनी है, उसका जो हेड होता है वो आपका पीएम या फिर सीएम बनता है। अब पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट फेल टू गेट मेजोरिटी टू सीट इन द इलेक्शन परफॉर्म द रोल ऑफ अपोजिशन। वो पार्टी जिसको इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे कांग्रेस को मैंने इमेजिन किया था 30 सीट मिली, लेकिन मेजोरिटी नहीं थी, तो अब कांग्रेस कौन सी पार्टी है बेटा? अपोजिशन पार्टी है, अपोजिट पार्टी है। और लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वाई? बिकॉज अपोजिशन पार्टी कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। वो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के ऊपर वॉच रखती है, उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखती है कि वो जो वर्क कर रही है रूलिंग पार्टी, वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे रूलिंग पार्टी मेन होते हैं, उसी तरह से अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करने में। बिफोर इंडिपेंडेंस
Some section of our society suffered from economic and social backwardness. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में बेटा बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली मींस बहुत ज़्यादा पुअर थे, या सोशली कास्ट के बेस पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देम सो दैट एवरीवन कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड एन्जॉय इक्वालिटी। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड थे, और उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविज़न्स किए गए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है, उनको बहुत सारे राइट्स देना है, तो जिससे कि सारे लोग जो है इक्वली ट्रीट किया जाए, सभी लोग इक्वल हो सकें। It has entrusted the government with the responsibility of providing social, economic and political equality to all as a necessary condition for the successful working of Indian democracy। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो जो भी वर्क करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी हर तरह से उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करवाए आपकी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का मेन एम होता है। और ये एम क्यों है? बिकॉज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न रखा है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो डाउन रोडन है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को वर्क करनी है। As you know, the preamble grant us the equality of status and opportunities। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिला है बेटा? इक्वलिटी, कि सभी लोग इक्वल है। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव अस द राइट टू इक्वलिटी। हमारे बेटा 6 फंडामेंटल राइट है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, और उन 6 फंडामेंटल राइट में आपका एक राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट मीन्स अधिकार, ठीक है, वो ये ऐसा राइट नहीं बेटा, अधिकार। तो हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से एक आपका राइट है राइट टू इक्वलिटी। और इसके अंडर, इस राइट के अंडर हमारे पास क्या क्या प्रोविज़न है, हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑल सिटीज़न आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी लोग इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिच पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया, उसके लिए अलग से रूल होंगे, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिच है, और एक पुअर पर्सन है वही क्राइम करेगा तो उसको ज़्यादा। ऐसा नहीं है बेटा। कानून, लॉ मीन्स कानून, कानून की नज़र में लॉ के अकॉर्डिंग ऑल द सिटीज़न आर इक्वल, सभी लोग इक्वल है। सेम क्राइम के लिए सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिच है, चाहे वो कोई मिनिस्टर है या फिर कोई वर्कर है। तो फर्स्ट क्या प्रोविज़न है बेटा? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ प्रोहिबिटेड। किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना पूरी तरह से बैन है इंडिया में। ना तो कोई रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम है, ये सुपीरियर है या ये सुपीरियर नहीं है, या कास्ट के बेस पर, या फिर जेंडर, बॉय या गर्ल के बीच में, किसी भी बेस पर इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बैन है, पूरी तरह से बंदिश है। एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सभी लोगों को अपनी लाइफ के हर एक फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में कैलिबर होना चाहिए, किसी भी हायर पोस्ट तक आप जा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। तो लाइफ के हर एक फील्ड में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। द लॉ गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। लॉ जो है सबको इक्वल प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोटेक्शन देगा, कि रिच लोगों के लिए अलग से लॉ है, वो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कोई पुलिस वाला
पकड़ नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी करे, ऐसा नहीं है बेटा। जो लॉ है, कानून है, वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, सबको इक्वली प्रोटेक्शन देंगे। बट डज एवरीवन एंजॉय इक्वलिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ इवन आफ्टर नियरली 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस? लेकिन अब ये क्वेश्चन है बेटा कि क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस गेन करने के ऑलमोस्ट आपको 70 ईयर हो चुके हैं, तो क्या हमें वो सारी राइट्स मिले हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं? क्या अभी भी सभी लोग इक्वल हैं? क्या जो बोला हुआ है कि किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सोसाइटी में, सभी इक्वलिटी को फॉलो करेंगे, क्या आफ्टर 70 ईयर वो सब हमारी कंट्री में पूरी तरह से कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट में आया है? नो बेटा, अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी। अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अभी भी इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग द टू स्टोरी गिवन नेक्स्ट। इसमें बेटा इस पेज पे आपकी 2 स्टोरी दी हुई है, उनसे हम लोग ये हमें पता चलेगा कि किस तरह से लोग अभी भी इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहने में तो है कंट्री में इक्वलिटी, लेकिन क्या एक्चुअल में है? लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फर्स्ट आपका स्टोरी है शेखों की। रैग पिकर, जो इधर उधर से आपने देखा ना, बैग हैंग करते हैं पीठ पर, और फिर जो भी पेपर होते हैं, जो भी रैपर्स होते हैं, कुछ बोतल होती है, उनको वो उसको बैग में भरते हैं, उसको पिक करते हैं और फिर वो उसको बेच कर आते हैं, सेल कर आते हैं और उससे उनको अर्निंग होती है। तो शेखो इज़ अ 10-year-old बॉय। ही पिक अप रैग फ्रॉम द गार्बेज एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 8। सुबह सुबह ही 4 o'clock जब आप लोग सो रहे होते हैं तो वो सुबह उठते हैं और जहाँ पर गार्बेज के ढेर लगे होते हैं वहाँ पर जाता है और वहाँ से वो जो भी वेस्ट जो वो से बेच सकते हैं वो सारे कलेक्ट करता है। व्हेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी स्टिल स्लीपिंग, जब 4 o'clock जब आधे से ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम वो ये वर्क करने के लिए घर से निकल जाता है। आफ्टर दैट ही वर्क एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप टिल लेट इन द इवनिंग, और उसके बाद सुबह 4 to 8 तक वो रैग पिकिंग का वर्क करता है। उसके बाद अपने फादर की साइकिल रिपेयरिंग की जो शॉप है उस पर उनको हेल्प करता है इवनिंग तक। ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, वो भी आप लोगों की तरह स्कूल जाना चाहता है। लाफ एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह वो भी खेलना चाहता है, हंसना चाहता है। बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, लेकिन उसको सुबह से रात तक काम 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 और काम ही करना पड़ता है। शेखो's पेरेंट्स हैव ऑल्सो बीन गारंटेड द राइट टू वोट। आपको पता है कि उसके फादर को भी, उसके पेरेंट्स को भी राइट टू वोट मिला हुआ है, वोट डालने का राइट है। बट दे डू नॉट एन्जॉय द इक्वलिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन, लेकिन फिर भी उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, सुबह से रात तक काम करते हैं फिर भी अर्निंग नहीं होती है। हैंस दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ देयर फैमिली। वो पेरेंट्स अभी भी अपनी फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? खाना, एक छोटा सा घर और कपड़े, क्लोथ्स। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं 3, वो भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं क्योंकि अर्निंग बहुत कम है। और इस तरह से ये स्टोरी आपको शो कर रही है कि सोसाइटी में अभी भी इनइक्वालिटी है, पुअर और रिच के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। ये फैमिली पुअर है और इसी वजह से, हालांकि राइट्स तो उसे भी मिला हुआ है, वो भी अपना वोट यूज़ कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी की वजह से वो सारी चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाता लाइफ में जो कि बाकी करते हैं। अब है पारो द फ्लावर सेलर, फ्लावर बेचती है बेटा। सेकेंड स्टोरी, लेट अस नो अबाउट पारो हु सेल फ्लावर एट ट्रैफिक सिग्नल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट।
जहाँ पर आप बिग सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पर लाइट्स होती है, हमारी गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अलग अलग चीज़ें सेल करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उस वहीं पर जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पर पारो जो है फ्लावर सेल करती है सुबह से लेकर रात तक। जैसे ही गाड़ियाँ रुकती हैं वो हर गाड़ी के पास जाती है, ये परचेज़ कर लो, फ्लावर ले लो, अच्छे लगेंगे, गाड़ी में लगा लो, इस तरह से बेटा। द फ्लावर शॉप ओनर गिव हर 1 रुपी फॉर ईच स्मॉल बुके दैट शी सेल एट ₹10। वो जो बुके सेल करती है उस बुके को वो कितने में सेल करती है बेटा? 10 रुपीज़ में। लेकिन जो ओनर है, जो शॉपकीपर है, जो उसको वो बुके बना कर दे रहा है, तो वो उसको कितना देता है? सिर्फ 1 रुपी। 10 रुपी का उसने सेल किया, लेकिन वो जो शॉपकीपर है जिससे वो बुके लेती है वो उसको 1 रुपी देता है और 9 रुपीज़ वो अपने पास रखता है। She endangers her life as she run between vehicles and pursued people to buy flowers। उसकी लाइफ भी जो है बेटा खतरे में है। क्यों? बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, सिग्नल होता है, लोग सिग्नल की वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये इस गाड़ी से यहाँ तक जाती है, इधर आती है, तो उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है। कभी भी कोई भी गाड़ी उसको कुचल कर जा सकती है। लोगों को वो बनाती है कि ये बुके ले लो उनसे। पारो पेरेंट वर फोर्स टू लीव देयर विलेज आफ्टर द वेल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। पारो को जो पेरेंट्स हैं उनको ना चाहते हुए भी अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उनका कुआं था, जो लोअर कास्ट के लिए विलेज में बेटा अलग अलग वेल बने होते हैं, अलग अलग टैंक बने होते हैं, जहाँ पर कि अपर और लोअर कास्ट के लिए अभी भी अलग अलग वाटर वो यूज़ करते हैं। तो जो लोअर कास्ट के लिए जो वेल बना हुआ था वो ड्राइड, सूख चुका था, और उसकी वजह से पानी के बिना वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने विलेज को छोड़कर सिटी में माइग्रेशन किया। They were not allowed to take water from the well that belonged to the so-called upper caste। क्यों उनको छोड़ना पड़ा? क्योंकि वो उस वेल से वाटर नहीं ले सकते थे जो कि अपर कास्ट के लिए बने हुए थे। तो यहाँ पर कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेस पर उनके विलेज में डिस्क्रिमिनेशन था, और उसकी वजह से ही ये छोटी सी गर्ल को इतना डेंजरस, इतना रिस्की वर्क करना पड़ रहा था, और वो भी इतने कम पैसे में। तो ये जो दोनों स्टोरी है वो क्या क्या इक्वालिटी को शो कर रही है? नो इक्वालिटी इन आर सोसाइटी। कोई इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में नहीं है, सिर्फ पेपर्स में है। सभी लोग अभी भी इंडिया में इक्वल नहीं है। आर नॉट पेरेंट ऑल्सो द सिटीज़न ऑफ इंडिया। क्या पारो के या शेखों के पेरेंट्स जो है इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं? वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। जहाँ पर ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरह से बैन है। बट सैडली discrimination on the basis of caste continue to exist in spite of education and awareness, especially in rural area। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बैन किया गया, लेकिन फिर भी ये जो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडियन सोसाइटी में अभी भी है। एजुकेटेड है लोग, बहुत अवेयर है, उसके बाद भी वो लोग लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्पेशली इन द विलेजेस, स्पेशल इन द रूरल एरिया। गाँवों में अभी भी लोग जो हैं इस बेस पर, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अनदर ट्रीट ऑफ इक्वालिटी इज पोस्ट बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। सम रिलीजियस प्लेसेस बैन द एंट्री ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटीज़ एंड कास्ट। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, जिनको में अभी भी लोअर कास्ट के लोगों को जाना जो है पूरी तरह से बैन है। सर्टेन कम्युनिटीज़ लुक डाउन अपॉन अदर एंड डू नॉट गिव देम जॉब और हाउसेज ऑन रेंट।
बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट है जिनको अभी भी डाउन नीचा माना जाता है, और लोग जो है उनके अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में जॉब नहीं देते, या अपने घरों को उन्हें रेंट पर भी नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द discrimination on the basis of caste. The government of India has implemented the provision of the constitution given under the right to equality in two ways. Many laws have been made to protect the right of equality. गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं इक्वलिटी के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब. गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि सभी लोगों को एजुकेशन में, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मैनी प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर दोज कम्युनिटी दैट नीड असिस्टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल SC, ST, OBC. गवर्नमेंट ने डाउनलोडर या फिर जो लोअर कास्ट है उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं. SC, ST के लिए, OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके. आप या हम लोगों की तरह वो भी एजुकेशन गेन कर पाएँ. और ये सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है. क्यों की है? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, लोअर कास्ट और द पुअर पीपल. ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे. अब तो पेज नंबर 152 और 153 का फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग रीड करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.